पंकज, उम्मीद करते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, आप बेहतर ढंग से अपने कक्षा को संचालित कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th हिंदी बुक से काव्य खंड। हम पढ़ेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 हमारा करवक चैप्टर है। करवक चैप्टर जिनके रचयिता हैं आप देखेंगे यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी। कवि मलिक मोहम्मद जायसी। कवि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के एक बहुत बेहतर ही जाने माने प्रसिद्ध कवि थे। हम जानेंगे पहले आज उनका परिचय, उनके परिचय के बारे में जानेंगे कि वो उनका जन्म कब हुआ था। चलिए एक एक करके इस बिंदु की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं आज कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के एक बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने बहुत सारी कविताओं को रचा और अपने भाव से, अपने शब्दों के माध्यम से अपनी ख्याति इस देश में और देश दुनिया में प्रसिद्धि पाई। हम मलिक मोहम्मद जायसी के कवि परिचय की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। पार्ट 1 करवक एक काव्यखंड से ली गई है। जन्म उनका जो है, मैं प्यारे बच्चों को बता दूं कि उनका जो जन्म है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनुमानित है। यानी मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है ये 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी कि आसपास में उनका जन्म माना गया है। बड़े बड़े वरिष्ठ साहित्यकारों के द्वारा ये अनुमानित किया गया, अनुमान लगाया गया है कि जो उनका जन्म है 15वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक उनके निधन की ओर, यानी कि उनकी मृत्यु की ओर। उनका जो मृत्यु है वो लगभग ठीक उनके जन्म के समांतर 1548 में हुआ है। और ये भी क्या है, अनुमानित है। ये भी अनुमानित वर्ष है, यानी कि इसका कोई सटीक जानकारी नहीं है। अब हम उनके रेसिडेंस यानी कि निवास स्थान के बारे में जानेंगे कि उनका मूल निवास स्थान कहाँ था, वो कहाँ के रहने वाले थे। आप यहाँ देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत कब्र अमेठी नाम का एक जगह है। उसके अंतर्गत जायस एक प्लेस है, जायस एक स्थान है। उस स्थान पे कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था। ये उनका मूल जन्म स्थान है। आगे उनके हम पारिवारिक और व्यक्तिगत परिचय को देखेंगे। चलिए अब जानते हैं उनके पिता का नाम। उनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर ढंग से वीडियो को देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। उनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था, जिन्हें लोग मलिक राजे अशरफ के नाम से पुकारते थे। यानी कि मान लीजिए किसी का नाम रविरंजन कुमार है तो लोग उससे प्यार से गोलू कहते हैं। गोलू क्या हुआ, उपनाम हुआ। ठीक उसी प्रकार मलिक राजे अशरफ एक उपनाम है। लोग मलिक राजे अशरफ के नाम से उनको पुकारते थे। अब हम बढ़ेंगे उनके गुरु, यानी कि जो अभी हम आधुनिक भाषा में कह दें टीचर के बारे में जानेंगे। उनके जो गुरु थे, आचार्य थे, उनका नाम था सूफी संत शेख। ये मुस्लिम समुदाय के थे। आप देखेंगे कि ये इनका नाम था सूफी संत शेख। ये भी एक संत बिरादरी के थे। और एक और थे उनके जो गुरु थे, जो दूसरे गुरु थे, उनका नाम है सैयद अशरफ जहाँ। आप इस जहाँ को जहांगीर समझेंगे। पहले जो संत थे उनका नाम था सूफी संत शेख मोहिदी और दूसरे का नाम था सैयद अशरफ जहांगीर। इसको आप जहांगीर पढ़ेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं कि उनका पेशा क्या था, वो करते क्या थे। कवि जो है अपनी रचनाओं को रचता है पूरे देश दुनिया समाज के लिए, खुद के लिए वो कुछ नहीं करता। कोई भी कवि या लेखक अपनी रचनाओं को खुद के लिए नहीं रचता। वो पूरे देश दुनिया के सौंदर्य को अपने भावों के माध्यम से, अपनी भाषाओं के माध्यम से बढ़ाने के लिए, बिताने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए वो प्रकट करता है। चलिए अब उनकी पेशा को जानते हैं कि वो कविता रचने के अलावा और क्या क्या किया करते थे। हम देखेंगे कि उनका जो वृत्ति है यानी कि पेशा है, कामकाज है, ये क्या है। आरंभ में जायस में रहते हुए, जायस एक जगह का नाम है, मैंने यहाँ बताया है, आप देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य के कब्र अमेठी नामक जगह के अंतर्गत, यानी कि उसके अंदर जायस एक प्लेस है और वहाँ के वो निवासी थे, वहाँ के वो मूल निवासी थे। और आरंभ यानी कि शुरुआत में जायस में रहते हुए उन्होंने क्या की, किसानी की हो सकता है अपने पारिवारिक माहौल के साथ उन्होंने किसानी की।
यानी कि अब इससे ये प्रकट हो रहा है कि वो एक किसान परिवार से भी संबंध रखते थे। बाद में यानी कि तत्पश्चात पुनः शेष जीवन, शेष यानी कि बचा हुआ, बची हुई लाइफ, जो रेस्ट लाइफ है यानी कि बची हुई जीवन है, उन्होंने क्या की, फकीरी में गुजार दी। फकीरी यानी कि भिक्षा याचन में गुजार दी। बचपन में ही वो अनाथ हो गए। कभी मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में चर्चा हो रही है कि बचपन में ही वो अनाथ हो गए, यानी अनाथ कहने का मतलब है कि माता पिता से उनका संबंध टूट गया। बचपन में ही वो अनाथ हो गए और साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए यानी कि विचरण करते हुए, भटकना का यहाँ अर्थ है कि दर दर नहीं भटकना, यानी कि विचरण करना, डोर टू डोर विजिट करना, यानी कि विचरण करते हुए फकीरी जीवन बिताते हुए क्या किया, अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया फकीरी जीवन बिताने के लिए, या फिर अपने काव्य को सुंदर बनाने के लिए, अपने भाव को सुंदर बनाने के लिए, अपने शब्दों को बेहतर करने के लिए, और इस पूरे देश दुनिया को अपने कविता, अपने भाव, अपने विचार के माध्यम से अपनी प्रसिद्धि, अपनी ख्याति हासिल करने के लिए। चलिए हम आगे उनका व्यक्तित्व जानेंगे कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो दिखते कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि व्यक्तित्व का मतलब हम दशा कह सकते हैं, स्थिति कह सकते हैं, अवस्था कह सकते हैं या स्वभाव कह सकते हैं। ये चारों पांचों जो शब्द हैं ये इंक्लूड होकर, मिलकर, है ना, संयोग होकर व्यक्तित्व का नाम दर्शाया जाएगा। हालांकि हिंदी एक ऐसा भाषा है जिनमें एक शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं और अलग अलग अर्थ होते हैं। आप देखेंगे दशा, स्थिति, अवस्था और स्वभाव। उनका जो स्वभाव था, उनकी जो दशा थी, उनका जो फेसकट था, यानी कि कह सकते हैं स्वभाव था, दशा था, वो क्या था, वो चेचक नामक बीमारी से क्या थे, ग्रसित थे। चेचक क्या होता है, जिसे हम आधुनिक भाषा में चिकन पॉक्स कहते हैं। चिकन पॉक्स के कारण उनका जो सौंदर्य है, उनका जो चेहरा है, वो क्या था, वो बेहतर नहीं था। वो क्या थे, रूपहीन थे। रूपहीन यानी कि वो उनका जो चेहरा था वो सौंदर्यवान नहीं था, वो रूपवान नहीं थे, लेकिन वो गुणवान थे कि वो कविताओं को, भाषाओं को रचते थे। आगे देख पाएंगे कि उनका जो बाईं आँख है, बाईं आँख यानी कि जो उनके लेफ्ट जो आँख है, और कान यानी कि आँख और कान दोनों से क्या थे, वो वंचित थे। वंचित थे यानी कि ऐसा नहीं कि नहीं था, वो था, लेकिन उनका जो क्या थे, प्रकोप से ग्रसित थे, बीमारी से ग्रसित थे। उनको जो बाईं आँख है और बाईं आँख है और बाईं कान है, ये दोनों एक बीमारी के चपेट में आने के कारण ये अस्पष्ट रूप से अपना वर्ग करना बंद कर दिया था। ये ग्रसित था, बीमारी से वो ग्रसित थे। फिर भी वो रूपहीन तो थे ही, सौंदर्यवान नहीं थे, लेकिन वो बेहतर एक कवि थे, जाने माने एक बेहतर साहित्यकार थे। अब जान लेंगे कि उनका स्वभाव था कि वो मृदुभाषी थे। मृदुभाषी कहने का अर्थ ये हुआ कि वो बहुत मीठा बोलते थे, लोगों से सहज तरीके से पेश आते थे, और मनस्वी थे। मनस्वी कहने का ये मतलब हो गया कि वो मन के विचारों को अपने शब्दों के माध्यम से कविताओं में, भाषाओं में ढालते थे, उतारते थे। स्वभावतः संत, और वो स्वभाव से ही संत थे, वो शुरू से ही स्वभाव से ही संत थे। अब हम उनकी कीर्तियाँ को जानेंगे। उनकी बहुत सारी कीर्तियाँ हैं, आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि बहुत एक जानी मानी कीर्ति है पद्मावत उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। आगे देखेंगे अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रकला, कहरनामा, मसला या मसलनामा, ऐसे बहुत सारी कीर्तियाँ हैं जिनका उल्लेख उनके कविताओं में किया गया है। आप संक्षेप में जानेंगे कि उनका जो पूरी करबक पाठ का भावार्थ है वो क्या है। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि अपने एक आँख की तुलना दर्पण से की है। और कवि कहते क्या है, कवि का नाम मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि जिस प्रकार जो दर्पण है यानी कि जो शीशा है स्वच्छ और निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार वो कवि का मनोभाव है। कवि का जो मनोभाव है वो साफ और सुंदर है, विचार जो है सुंदर है, क्योंकि कवि क्या है, गुणवान है। वो कविताओं को रचते हैं, भाव को रचते हैं। और कवि कहते हैं अगर कोई गुणवान व्यक्ति है, अगर उसमें कुछ अवगुण भी शामिल हो गया तो उसके गुण की चर्चा ही की जाएगी, अवगुण को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। और अतः वो अंत में अपनी बातों को रखते हैं। वो कहते हैं कि गुण ही जीवन में और समाज के लिए सर्वोपरि है। बाकी चीज़ें, अवगुण को ये दुनिया, ये समाज याद तो रखती ही है, लेकिन गुण भी चर्चित होता है। मैं दीपक कुमार पंकज इन्हीं बातों से
मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर तरीके से बातों को समझे होंगे। नमस्कार।